हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाणिज्य की पाठ्य योजना, जो कि कक्षा 9 के लिए होगी। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 10 में से एक बंदा सब्सक्राइब करता है, 10 में से 9 लोग बस वीडियो देख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ वर्क को यहाँ पे अप्रिसिएट करिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे डेली बेसिस से मेहनत की जा रही है। रात के 1:10 हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है जिससे आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुँच सके, शांत माहौल में आप लोगों तक वीडियो पहुँचा सकूँ। इसीलिए मैं रात में वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है कि पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है बीचों बीच, और मैं आपको पूरी वीडियो में समझाता भी रहता हूँ। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं पाठ्य योजना के बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। कि अगर आप लोग कोई भी वीडियो मेरी चैनल के देखेंगे, एक एक कोई भी, जरूरी नहीं कि डेली बेसिस पे देख रहे हैं, कोई एक भी वीडियो उठा के देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है बीचों बीच। जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, आपको फिर विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यानी कि जिस विद्यालय में आपकी ट्रेनिंग होगी उस विद्यालय का नाम लिखना है। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इस तरीके से ब्लॉग बनाने होते हैं जिसमें पहले दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। उसके बाद कक्षा है आज की हमारी पाठ्य योजना की 9वीं। वर्ग अपने अनुसार भरिएगा, किस क्लास में जाएंगे आप, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, उसको लिख लीजिएगा। चक्र यहाँ पे लिखा गया, चक्र को ही काफ़ी कॉलेजेस में कालांश भी कहते हैं, इसको चक्र भी कहते हैं। इसका मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे। तो यहाँ पे द्वितीय पीरियड में गया है बच्चा, आप अपने अनुसार लिखिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसको यहाँ पे लिखिएगा। विषय मैं पहले बता चुका हूँ वाणिज्य का है, और अवधि भी आपको अपने अनुसार लिखना है। यहाँ पे 40 मिनट लिखा गया है। हो सकता है आपके कॉलेज वाले 35 मिनट की क्लास दें, या फिर हो सकता है आपके कॉलेज वाले 45 मिनट की क्लास दें। नेक्स्ट आपको प्रकरण लिखना होता है। हमारा आज का जो प्रकरण है देख सकते हैं, बैंक, अर्थ एवं प्रकार। नेक्स्ट आपको हेडिंग लिखनी होती है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हेडिंग के अंतर्गत आपका जो विषय होता है, हमारा आज का विषय क्या है, वाणिज्य। तो वाणिज्य विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या ज्ञान का, किस ज्ञान का विकास होगा, किस तरीके के ज्ञान का, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्रों को व्यवसाय क्षेत्र से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, छात्रों में ऐसे गुणों का विकास करना जो उन्हें सामाजिक वातावरण में समायोजित होने के लिए तैयार करे। थर्ड पॉइंट है, छात्रों को एक उपयुक्त व्यापारी बनने के लिए प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट आपकी अब हेडिंग आती है यहाँ पे, विशिष्ट उद्देश्य, इसी को ही शिक्षण उद्देश्य भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो विशिष्ट उद्देश्य लिख दिया जाएगा, और दूसरी तरफ लिखना है यहाँ पे शिक्षण उपरांत यहाँ पे छात्रों को क्या नॉलेज होगी। मतलब ये चैप्टर जब पढ़ाएंगे आप बच्चों को, उसके बाद बच्चों को क्या क्या नॉलेज होगी उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। इसमें पहला पॉइंट देखिए लिखा गया है, छात्रों को बैंक से संबंधित जानकारी होगी। दूसरा पॉइंट है, बैंकों के प्रकारों की व्याख्या कर सकेंगे बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग आपके यहाँ पे है बोधात्मक। बोधात्मक प्रश्न में यहाँ पे उद्देश्य यहाँ पे लिखना, ठीक है, बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, छात्र बैंक की को परिभाषित कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट, अगला हेडिंग यहाँ पे क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र बैंक के बारे में समझाने योग्य होंगे। सेकंड पॉइंट है इसका, बैंक के बारे में प्रत्याशरण कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग यहाँ पे है सहायक सामग्री हेडिंग। सहायक सामग्री में आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए अपनी क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पे शिक्षण कार्य करने के लिए आप चौक लेंगे, डस्टर लेंगे, पासबुक ले जाइए जिससे बच्चों को बता सकें कि पासबुक कहाँ पे यूज़ होता है, और इससे संबंधित कोई भी आप चार्ट मॉडल बना के ले जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे लिख लीजिए बैंक, उसके प्रकार या फिर खातों के प्रकार लिख लीजिए। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है, छात्रों को विभिन्न प्रकार के बैंकों के बारे में जानकारी है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। इस तरीके से प्रस्तावना का प्रश्न भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन, थर्ड कॉलम है छात्र कथन। इसमें पहला प्रश्न, इसमें देखिए प्रस्तावना प्रश्न कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो प्रस्तावना प्रश्न में जेड आकार बनता है, जो यहीं पे आपको दिख रहा होगा अभी।
ये ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक बच्चों से पूछेगा, हम नौकरी क्यों करते हैं? बच्चे बोलेंगे धन कमाने के लिए या फिर धन का अर्जन करने के लिए। दूसरा प्रश्न फिर आएगा, हम जो धन अर्जन करते हैं उसे क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे उसे आय कहते हैं। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन फिर बनेगा, आय का जो भाग हम बचा कर रखते हैं उसे क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे उसे बचत कहते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, अपनी बचत को हम कहाँ सुरक्षित रखते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है समस्यात्मक। जरूरी नहीं है कि समस्यात्मक हो, यहाँ पे हो सकता है आपकी क्लास के बच्चे यहाँ पे बोलें कि हम अपनी बचत को सुरक्षित बैंकों में रखते हैं। तो फिर 5वां प्रश्न बना लीजिए आप तुरंत। 5वां प्रश्न बनाना है, अगर आपको 5 प्रश्न बनाने हैं प्रस्तावना के, तो 5वां प्रश्न बना लीजिए कि बैंकों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन बताइए। तो यहाँ पे बच्चे तब समस्यात्मक हो जाएगा, जैसे समस्यात्मक होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छात्रों आज हम लोग बैंक तथा उसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप बैंक के बारे में उनको पढ़ाने वाले हैं, तो आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों के सामने। हेडिंग डालना है आपको प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे 5 कॉलम में डिवाइड करना है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, पहला शिक्षण बिंदु है बैंक का अर्थ। अब यहाँ पे छात्राध्यापक कथन में यहाँ पे देखिए लिखा गया है, बैंक एवं वित्तीय संस्था एक वित्तीय संस्था है जो रुपया जमा करती है और ऋण यानी कि लोन देती है। बैंक लोगों से उसकी बचत जमा के रूप में यहाँ पे स्वीकार करती है और जिन्हें धन की ज़रूरत होती है उन्हें रुपया उधार देती है। बैंक जमा राशि पर ब्याज भी देती है। ठीक है, छात्र वाले कॉलम में देख लिखा है, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट पे बैंक लिख दीजिए एक तरफ, उसके बाद उसके बारे में क्या लिखना है अभी मैं बताता हूँ। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। पहला, बैंक कैसी संस्था है? बच्चे बोलेंगे वित्तीय संस्था है। दूसरा प्रश्न है, बैंक का क्या कार्य करती है? बच्चे बोलेंगे जमा स्वीकार करती है तथा ऋण प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है, बैंक जमा राशि पर क्या प्रदान करती है? बच्चे बोलेंगे ब्याज प्रदान करती है। चौथा प्रश्न है, केंद्रीय बैंक के से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना दूसरा शिक्षण बिंदु लिखिए, केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक से आशय उस बैंक से है जो देश का प्रमुख बैंक होता है। यह देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है तथा देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर व उन्नतिपूर्ण बनाए रखने में सहायता करता है। भारत का केंद्रीय बैंक RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। छात्र वाले कॉलम में देखिए वही चीज़ लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। अगली बार यहाँ पे तीसरा पॉइंट है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक से आशय उन बैंकों से है जो जमा स्वीकार करने और ऋण देने के अतिरिक्त अपने ग्राहकों के लिए एजेंट का कार्य करता है। ये भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1931 के अनुसार स्थापित होते हैं। यहाँ पे देख लिखा गया है, व्यापारिक बैंक ड्राफ्ट, चेक, डेबिट व क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करते हैं। ये RBI के नियमों का पालन करते हैं। केवल SBI ही एक ऐसा व्यापारिक बैंक है जो RBI का नियमों का पालन नहीं करता है। बैंक यहाँ पे लिख दीजिए, बैंक के विभिन्न प्रकार उसके बारे में लिख दीजिए कितने प्रकार के बैंक होते हैं। अब यहाँ पे चौथा आता है राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक। जो बैंक राष्ट्रीयकरण के पहले एक दूसरे चरण में एवं वह दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत हुए वे राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। भारत में सबसे पहले 14 बैंकों का 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद पुनः 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें से वर्तमान में 19 बैंक राष्ट्रीयकृत हैं। अब अपने अनुसार समय के अनुसार आप कब इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अनुसार वहाँ पे आप बदल दीजिएगा। हो सकता है कुछ बैंक राष्ट्रीयकरण उनका विलय होकर कम हो गए हों, ये ध्यान दीजिएगा। विकासात्मक प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का किया गया था? बच्चे बोलेंगे 14 बैंकों का। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण कब हुआ? बच्चे बोलेंगे 15 अप्रैल 1980 को। तीसरा प्रश्न यहाँ पे, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? बच्चे बोलेंगे 19। इसको बता दे रहा हूँ मैं, फिर से अपने अनुसार यहाँ पे आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं 1 साल बाद 2 साल बाद कभी भी देख सकते हैं। हो सकता है उस समय कुछ सरकार इस समय बैंकों का विलय कर रही है, 2 बैंकों को मिला के एक कर रही है, तो उसके अनुसार यहाँ पे अपने अनुसार एक बार गूगल पे चेक कर लीजिए कि कितने बैंक हैं इस समय राष्ट्रीयकृत। अगला प्रश्न यहाँ पे, निजी बैंक क्या कहलाते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा उसके बारे में यहाँ पे बच्चों को बताएंगे। निजी एवं सरकारी बैंक स्पष्टीकरण, जिस बैंक में 51% से अधिक शेयर का अधिकार सरकार के पास होता है और जिसका प्रमुख उद्देश्य ग्राहक की सुविधा होती है, सरकारी बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन बैंकों के 51% से अधिक अंश निजी क्षेत्रों या व्यक्ति के पास होता है, निजी बैंक कहलाते हैं। वर्तमान में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक
सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाते हैं। इसके विपरीत जिन बैंकों के वर्तमान में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक क्या है? SBI है। और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक ICICI बैंक है। ये गलत है, यहाँ पे HDFC बैंक कर लीजिएगा, ठीक है। निजीकरण का मतलब प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक HDFC कर लीजिएगा, और सरकारी SBI सही है, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न है अब, सरकारी बैंक के कितने प्रतिशत शेयर का अधिकार सरकार के पास होता है? बच्चे बोलेंगे 51%। सरकारी बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ग्राहक की सुविधा। तीसरा प्रश्न है निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, यहाँ पे सही कर लीजिएगा HDFC बैंक है, ठीक है। अगला प्रश्न है विदेशी बैंक क्या है? इसको बच्चा नहीं बता पाएगा, समस्यात्मक हो जाएगा। अब विदेशी बैंक एवं देशी बैंक के बारे में बताएंगे। स्पष्टीकरण, ऐसा बैंक जिसका मुख्य कार्यालय देश में होता है देशी बैंक कहलाता है। जैसे भारत के लिए SBI देशी बैंक है क्योंकि इसका कार्यालय मुंबई में है। इसके विपरीत वे बैंक जिसका कार्यालय अर्थात मुख्यालय देश के बाहर अर्थात विदेश में हो और उन देश में शाखाएं हों तो उसे विदेशी बैंक कहते हैं। भारत में SBI देशी बैंक है, जबकि इसकी शाखाएं अमेरिका में स्थित हैं। वह अमेरिका के लिए क्या हो जाएगा? अमेरिका के लिए वो SBI विदेशी बैंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न पहला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे, देश की प्रमुख बैंक कौन कौन सा है? बच्चे बोलेंगे देश का प्रमुख बैंक कौन सा है? तो बच्चे बोलेंगे सेंट्रल बैंक। देश में सभी बैंकों का कौन सा बैंक नियंत्रण करता है? तो सेंट्रल बैंक करता है, जो RBI है। तीसरा प्रश्न है भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए? तो बच्चे बोलेंगे RBI का पूरा नाम क्या है? तो बच्चे बोलेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। श्यामपट्ट सारांश है बैंक के प्रकार लिख दीजिए। बैंकों का प्रमुख 6 भागों में विभाजित किया गया है: केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, सरकारी बैंक और देशी और विदेशी बैंक। अब लास्ट में आता है यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया, प्रथम राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का किया गया था? दूसरा प्रश्न है जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तीसरा प्रश्न है वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? चौथा प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? लास्ट में हेडिंग आती है लेसन प्लान में गृह कार्य हेडिंग के अंतर्गत आपको बच्चों को घर से करके लाने के लिए कार्य देना होता है। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए, छात्रों आप लोग बैंक के बारे में विस्तृत अध्ययन करके आएंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।